नमस्ते। आज का मेरा विषय है C4 साइकिल और C4 प्लांट्स। C4 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, इन दोनों में समस्या सेम है कि CO2 की मात्रा बहुत कम हो जाती है इन प्लांट्स में, जिसकी वजह से रूबिस्को CO2 एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है। अब ये जो C4 प्लांट्स हैं, इनको हमेशा CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम मात्रा में ही मिलता है, तो ये C3 साइकिल डायरेक्टली कर ही नहीं सकते, क्योंकि रूबिस्को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा CO2 को कम मात्रा में। रूबिस्को को CO2 हमेशा ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। C3 प्लांट्स का कैसा है कि उनको कभी कभी लो कॉन्सेंट्रेशन में या लो मात्रा में मिलता है CO2, जिसकी वजह से वो कभी कभी फोटो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। बट C4 प्लांट्स को एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, ऐसी एक परमानेंट समाधान चाहिए उनको। ठीक है, इसलिए वो C4 साइकिल का यूज़ करते हैं। C4 साइकिल एक दूसरा पाथवे है फोटो रेस्पिरेशन के अलावा लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन से डील करने का। ठीक है। C4 साइकिल में सबसे पहला स्टेबल यानी कि स्थिर मॉलिक्यूल जो बनता है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। इसके लिए इसका नाम C4 साइकिल है। जैसे C3 साइकिल में सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल जो बना था पहला, वो PGA था और वो 3 कार्बन का था, इसके लिए उसका नाम C3 है। ठीक है। सबसे पहले C4 साइकिल को शुगर केन प्लांट में देखा गया था। HP कोर्टशैक नाम के एक साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी थी 1965 में। उसके बाद 1970 में MD हैच और CR स्लैग, ये 2 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को या इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया कि C4 साइकिल है क्या, C4 साइकिल में रिएक्शंस कैसे होते हैं, इन सब को आउटलाइन किया मतलब इन साइकिल के रिएक्शंस को प्रॉपरली ऑर्डर में लिखा कि इसके बाद ये रिएक्शन होगा, इसके बाद वो रिएक्शन होगा, ऐसे लिखा। इसलिए इस साइकिल का नाम हैच एंड स्लेग पाथवे भी है या HSK पाथवे भी है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि C4 साइकिल की खासियत क्या है या C4 साइकिल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है। C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि C4 साइकिल ऑलरेडी एक परमानेंट सोल्यूशन है लो CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए, इसलिए उसमें फोटो रेस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और C4 साइकिल क्रैन्स एनाटॉमी दिखाता है। अब ये क्रैन्स एनाटॉमी क्या है, ये हमें नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। क्रैन्स एनाटॉमी के मीजोफिल में पैलेसाइड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू के बीच में डिफरेंस नहीं है, मतलब पैलेसाइड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू दोनों एक जैसे दिखते हैं, दोनों में फ़र्क समझ में नहीं आता। अब इसके जो वैस्कुलर बंडल्स है यानी कि जाइलम और फ्लोएम, उसके इर्द गिर्द बंडल शीथ सेल्स है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, उसमें ग्राना ही नहीं है, मतलब वो कलरलेस दिखाई देते, ग्रीन कलर के नहीं दिखते बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, इसलिए उन्हें ए ग्रैनल कहा जाता है। ठीक है। बट जो मीजोफिल सेल्स है ना, उसके अंदर बहुत ग्राना है और बहुत कम स्ट्रोमा है, इसलिए वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है। इसके आगे मैंने एक फ़ोटो भी लगाया हुआ है, आप वो उसको देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इस साइकिल का रूट कैसा है। सबसे पहले पेपा आता है, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये कंबाइन होता है CO2 के साथ वाटर के प्रेजेंस में और फॉर्म करता है OAA। इस साइकिल का सबसे पहला स्टेबल स्थिर मॉलिक्यूल, इसलिए इस साइकिल का नाम C4 है, क्योंकि OAA 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है। अब ये रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमारे पास पेप कार्बोक्सिलेज है। जैसे हमारे पास C3 साइकिल में RUBP और CO2 को कंबाइन करने के लिए रूबिस्को था, वैसे ही यहाँ पे पेपा और CO2 को कंबाइन करने के लिए पेप कार्बोक्सिलेज है। ठीक है। अब OAA जो फॉर्म हुआ है वो अब आगे रिएक्शन करेगा और आगे रिड्यूस होगा। रिड्यूस होना मतलब उसमें H2O ऐड होगा और वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब ये H2O
मॉलिक्यूल कौन देगा? ये H2 मॉलिक्यूल NADPH2 से मिलता है, तो इसलिए NADPH2 जब तक मैलिक एसिड बनता है उसके बाद NADP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में जाता है। पहले ये जो रिएक्शंस हो रहे थे ये सब मीजोफिल सेल्स में हो रहे थे। अब इसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होके बंडल शीट सेल में आएगा, वहाँ से मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में बदलेगा और CO2 रिलीज करेगा। इस प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज होता है। इस प्रोसेस को कैटलाइज करने के लिए हमारे पास मैलेट डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है। इस प्रोसेस के वक्त हमें NADPH2 वापस मिल जाता है, मतलब ये जो मैलिक एसिड में H2 गया था ना, ये वापस हमें पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके वापस से H2 मॉलिक्यूल मिल जाता है, ठीक है। और ऐसे हमें CO2 मिल जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में देखिए ध्यान से कि जब मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है तब हमें CO2 मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल के लिए। तो ये CO2 अब जाएगा केल्विन साइकिल में, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये वापस से मीजोफिल सेल में जाएगा, ठीक है। एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लेगा और फिर से पेपा बन जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा विषय यहीं ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो वर्नैकुलर मीडियम से है या जो इंग्लिश मीडियम से भी है, लेकिन मेरे वीडियोस देख के ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। धन्यवाद।